करेंगे अभी। सर क्वेश्चन देखो भेज क्या दिए है। थे। अच्छा नाइट वाले भेज दिए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइजेस एट 373 केल्विन अगेंस्ट, करो ट्राई। हाँ कर, सर आंसर क्या आंसर आया? सर 3096 -3096 जूल। -3096, हाँ सही है बिल्कुल। और किसी ने निकाला आंसर? सर मेरा -3099 आ रहा है। माइनस किसने निकाला ये? हाँ 309699 सही है। सर यही आ रहा है। चलो ये सबने कर लिया इसका मतलब क्वेश्चन। देखो एक बार कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइजेस अगेंस्ट 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइजेस एट 373 केल्विन अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, है ना, अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 एटमॉस्फेयर, ये दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। तो वर्क डन हो गया माइनस पी एक्सटर्नल वी वेपर्स वाटर 373 केल्विन पे वाटर वेपर फॉर्म में आ जाएगा, वी वेपर्स यानी V2 माइनस V1। V1 क्या है? वी लिक्विड। और हमें ये पता है कि लिक्विड जो वाटर होगा उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू वाटर इन वेपर फॉर्म, है ना। तो अब वेपर्स का वॉल्यूम निकालना है, वेपर्स का वॉल्यूम निकालना है तो पी टू एनआरटी लगा सकते हैं इसमें, और कोई तरीका नहीं करने का। वी वेपर्स क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई पी हो जाएगा ये, है ना, एन आर टी बाई पी। और वी लिक्विड क्या होगा? नेग्लिजिबल। ये एनआरटी बाई पी, 1 मोल वाटर था, आर ऐसी रहने दो भी, टी की वैल्यू 373 केल्विन है, बाय प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ये पुट कर देंगे ऊपर, वर्डन आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, माइनस पी एक्सटर्नल वो क्या है? 1 एनआरटी बाई पी यानी 1 इंटू आर इंटू टी 373 बाई पी, पी क्या है? 1 माइनस 0। जीरो तो अगर तुम्हें, चलो अगर भी लिक्विड की वैल्यू चाहिए कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी?
लिक्विड वाटर की वैल्यू कितनी होगी? गर्भ क्या वैल्यू ली है इसकी? सर 18 मिलीलीटर होगी। हाँ बिल्कुल सही है। 1 मोल वाटर यानी 1 मोल वाटर दे रखा था ना, 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब क्या है? 18 ml, और 18 ml मतलब 0.018 लीटर, इसलिए नेग्लिजिबल था ये। 0.018 लीटर है ना, इसलिए नेग्लिजिबल मान लिया इसको। तो आंसर यहाँ पे आ गया -r इंटू 373। r की वैल्यू 8.314, 373 सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा। आंसर किसमें आएगा? ये जूल में, आंसर डायरेक्ट जूल में आएगा। सही ना? आंसर किसमें आएगा? जूल में। और आर की वैल्यू अगर तुम 0.0, ये जूल में आ गया आंसर। और आर की वैल्यू अगर तुम 0.0821 लेते हो, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा आंसर अब इंटू 373। तो ये सॉल्व करोगे 30.6 आ जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर। वही -3100 जूल के आसपास आंसर आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि वाटर वेपराइज कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट अगर इस क्वेश्चन। किसी को डाउट तो नहीं कोई? ऐसे क्वेश्चन पेपर में, ऑब्जेक्टिव में काफी आते हैं क्वेश्चन। ये डाउट तो पूछ सकते हो, एक बार हैंड रेज करना जिसको समझ आ गया जल्दी से। अर्जुन, लवनिका, प्रियंका, अंकुश, गर्व, कृष, मनीष, नवीन, ध्रुव, छवि, हिमांशी, संयम, शरद, ध्वनि, निकिता, दृष्टि, गर्व, दीपिका, हरिंदर, हिमांग, अनुराग, आरुषि, सिद्धि, हितेश, सचित, वैभव, पूर्वांश, नीलांश, मनन, डिम्पल, ध्रुव, निमिषा, जिया और शेष को समझा गया। जिया समझ नहीं आएगा तुम्हें? सर ये वी वेपर माइनस वी लिक्विड क्यों किया? V2 माइनस V1 होता है ना। dV क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम में वाटर जो है किस फॉर्म में आ जाएगा? वेपर फॉर्म में आ जाएगा ना 373 केल्विन पे। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट वर्क डन। अभी मैं फॉर्मूले का बस फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूँ, नोट करेंगे ढंग से। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, क्वेश्चन इजी करो। व्हेन 10 मोल्स लिख दो। व्हेन 10 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, when 10 moles of an ideal gas at 27 degree Celsius undergoes isothermal reversible compression from one atmosphere to say 10 atmosphere. 1 atmosphere to 10 atmosphere. Also calculate delta H, delta E, ये दोनों भी निकालने एंड Q। पहले वर्ड निकालो तुम, मेन वर्ड निकालना है। डेल्टा एच डेल्टा ई निकालना है ना, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले को यूज करके बताना है। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होता है, फॉर्मूला इसका डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, फॉर्मूला इसका है एनसीपीडीटी। मैं आगे डिराइव भी कराऊंगा, ये भी तुम सिर्फ नोट कर लो। और डेल्टा ई होता है इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा ई क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। ये होता है एनसीवीडीटी। सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स है, डीटी चेंज इन टेंपरेचर। Sir, work done -19.16 R.
जूल अर्जुन में क्या फॉर्मूला लगाया है? सर 2.303 nRT log P1 by P2। बिल्कुल सही है। P1 by P2 तो फिर नेगेटिव में आ जाएगा ना आंसर तेरा। हाँ सर नेगेटिव में ही आ रहा। गलत है फिर अर्जुन। तू देखना पहले चेक ही यही करना है, कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। सबसे पहले तो चेक ही यही करना है ना, कंप्रेशन है कि ओके सर एक्सपेंशन है। सॉरी। तो ये कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा ना। सर 57.2 किलो जूल। 57.2 किलो। और किसी ने डाला है गर्भ के अलावा? सर 57.4 आ रहा है किलो जूल। देखेंगे हाँ एक बार। सर डेल्टा एच और डेल्टा जीरो। हाँ डेल्टा ई तो जीरो ही है क्योंकि आइसोथर्मल वर्ड लिखा हुआ है। आइसोथर्मल है और कोई फेज चेंज नहीं हो रहा। आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए dt की वैल्यू नो चेंज इन टेम्परेचर होगा, dt नो चेंज इन टेम्परेचर होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और फेज चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा एच हमेशा जीरो, डेल्टा ई हमेशा जीरो। डेल्टा एच और डेल्टा ई हमेशा जीरो होंगे इस केस में। अभी पहले मेन हमारा काम था वर्क डन निकालना। मेन काम क्या है? वर्क डन निकालना। वर्क डन देखेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ये दो वर्ड लिखे हैं तो फॉर्मूला लगेगा 2.303 nRT log V2 by V1 या P1 by P2, V2 by V1 या फिर P1 by P2। तो 2.303 nRT, 2.303 nRT को PV भी लिख सकते हैं वैसे तो। nRT, n है 10 मोल, R वैल्यू पुट कर देंगे, से कैलोरी में पुट करते हैं, R की वैल्यू तो 2 होती है। 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये बता रखा है मैंने। R की वैल्यू मैंने कैलोरी में पुट की है। 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो 300 केल्विन हो जाएगा log V2 by V1, log V2 by V1। V2 कितना है? V2 कितना है? फाइनल फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2 by V1 कह लो या P1 by P2, V2 by V1 कह लो या P1 by P2। बता रखा है मैंने P1 by P2 भी होता है, V2 by V1 या P1 by P2, तो log 1/10 आ जाएगा। log क्या आ जाएगा? 1/10। सही ना? ये फॉर्मूला लगेगा इसमें 2.303 nRT log V2 by V1 या P1 by P2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमारा आंसर हमें पॉजिटिव ही लिखना है। ध्यान रखना पॉजिटिव क्यों लिखना है, क्योंकि कंप्रेशन पॉजिटिव आंसर आएगा। इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला जो है एग्जैक्ट लगाना है, माइनस वाला लगा, माइनस लगाएंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए हमेशा, वर्क डन ऑन द सिस्टम है या कंप्रेशन वर्क है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर, हमेशा पॉजिटिव आंसर। और अगर एक्सपेंशन वर्क है या वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हमेशा नेगेटिव आंसर। तो यहाँ आ जाएगा 2.303 nRT, 2.303 n है 10 मोल्स इंटू 2 इंटू 300 और log 10 होता है 1 तो इंटू 1 आ जाएगा। और आंसर आया कैलोरी। आंसर किसमें आएगा? कैलोरी के अंदर आएगा आंसर। डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ये कैलोरी में आंसर आएगा। और 15 कितना आ रहा है कैलोरी। अप्रोक्सीमेटली? कितना आ रहा है? 15 15 यूनिट क्या है? कैलोरी। कैलोरी कैलोरी। नहीं है। नहीं नहीं, ये देख कैसे 15 कैलोरी हो गया? 300 इंटू 10, 3000 तो यही हो गया। 3000 सर टू 6000 1381 कैलोरी आ रहा है। कितना आ रहा है?
1500 होगा 13818 3818 दोबारा बोलना एक बार आंसर। सर 13818 हाँ यस सर 13818 13818 13818 यानी अगर तुम इसे कहोगे 13.818 किलो कैलोरी, यही ना? यस सर। यस सर 13 हाँ 13.818 किलो कैलोरी, ये आंसर है इसका। ये वर्डन का आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। वर्डन निकालना था तुम्हें ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड लिख दिया तो वर्डन का फॉर्मूला होता है 2.303 nRT log V2/V1। क्योंकि ये कंप्रेशन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, चाहे तुम माइनस यहाँ लो चाहे मत, आंसर पॉजिटिव आएगा। माइनस लेंगे तो log 1/10 लिखना और प्लस लोगे तो log 10 लिख देना। तो सॉल्व करोगे 13.818 किलो कैलोरी आ जाएगा। और दूसरी चीज मैंने डेल्टा एच पूछा था, यहाँ पे डेल्टा ई पूछा था और क्यू पूछा था। डेल्टा एच और डेल्टा ई का फॉर्मूला नया है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं डिराइव आगे जाके करवा दूंगा मैं, नहीं तो न्यूमेरिकल में छूट जाएगा ये। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है NCP/dt। एन या नंबर ऑफ मोल्स है, सीपी यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, dt क्या चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि इस प्रोसेस में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0। और डेल्टा ई होता है NCV/dt। n की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 10, cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और dt चेंज इन टेम्परेचर है। क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, तो ये dt 0 होगा, इसे डेल्टा ई भी 0 होगा। और एक फॉर्मूला फर्स्ट लॉ से, एक फॉर्मूला फर्स्ट लॉ से होता है जो मेरे को डिराइव करना है अभी। डेल्टा ई होता है Q प्लस W। डेल्टा ई होता है Q प्लस W, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई की वैल्यू 0, Q हमें निकालना है, W हमने निकाल लिया है पॉजिटिव में ये वाली वैल्यू, तो Q हो जाएगा माइनस ऑफ W, Q हो जाएगा माइनस ऑफ W। फाइनल आंसर माइनस 13.818 किलो कैलोरी। भव्या, भव्या, भव्या Yes, sir. समझ आया तुम्हें आंसर क्या इसका? नहीं सर, अभी अभी ज्वाइन किया ना। चलो ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं थे वाला 2.303 nRT log V2/V1। यस सर, ये तो पढ़ा हुआ है। हाँ वही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। चलो कुछ होता भव्या, अभी ना 2 न्यूमेरिकल तुम्हारे छूटे हैं, इसको अटेम्प्ट कर लेना एक बार और मेरे साथ डाउट पूछ लेना दोबारा इसमें अभी रिकॉर्डिंग से, सही है? यस सर। अच्छा ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सबको, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। ये 2 कल मैंने फॉर्मूले डिराइव कराए थे, वर्डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और दूसरा वर्डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2/V1। अगर आइसोथर्मल और रिवर्सिबल वर्ड दोनों एक साथ लिखे हुए, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल वर्ड अगर एक साथ रखे हुए तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें पता होंगे। अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करना है आगे से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नोट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सर आप वो डिराइव करा रहे थे ना, डेल्टा इक्वल्स टू। वो तो आगे भी थ्योरी में आएगा पूरा, वो भी नोट करना है, अभी आगे आएगा थ्योरी में। ओके सर। चलो ये नोट कर लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये सबने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल्स भी तुम्हें दी हुई है काफी सारी, सही है? मैंने 3-4 एग्जांपल इसकी दी थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। जैसे वो आइसक्रीम पार्लर्स वाले कैसे मतलब कि आइस डालते हैं और साथ में नमक क्यों डालते हैं, तो उसमें कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। सेम चीज मैंने बताई थी तुम्हें रेफ्रिजरेटर के अंदर, सेम चीज बताई थी तुम्हें किसके अंदर, एसी में। ये सब एग्जांपल दी हुई है ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, तो उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यानी एक वर्ड में अगर बोले फर्स्ट लॉ क्या है, तो बोलेंगे एनर्जी जो कांस्टेंट है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट।
एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये लाइन बताई हुई मैंने। टोटल एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की कांस्टेंट होगी। अब इसमें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, अब एक बार सोच के देखो, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे बढ़ा सकते हैं बताओ? वर्क करके या फिर टेम्परेचर बढ़ा के। हाँ, देखो दो ही तरीके हैं इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। मान लो उसकी इंटरनल एनर्जी पहले E1 थी, अब इसको गर्म कर दो, इस सिस्टम को गर्म कर दो, सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो प्लस Q, तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी होगी E1 प्लस Q। या इसके ऊपर वर्क कर दो, जैसे पिस्टन से प्रेस कर दिया तो वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब नई इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? E1 प्लस Q प्लस W। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है, ये दोनों बातें ध्यान रखना, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दैट कैन बी इंक्रीज्ड बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, फर्स्ट पार्ट बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, और बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, या सिस्टम के ऊपर वर्क करके। तो नेट E2 फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? E1 प्लस Q प्लस W, E1 प्लस Q प्लस W। E2 माइनस E1 करोगे, E2 माइनस E1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल, दिस इज इक्वल टू Q प्लस W। यही हमारा डेल्टा E है, और डेल्टा E हो गया यहाँ से Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको भूलना नहीं है, बहुत जगह अप्लाई होगी। सिस्टम जो है वो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? दोबारा बोलो। सर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? हीट सप्लाई करके और हीट सप्लाई करके और सिस्टम के ऊपर वर्क कर, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। सही है? यस सर। चलो अब इसमें क्वेश्चन, अब इसके ऊपर क्वेश्चन, और जीरोथ लॉ तो पता है ना सबको? जीरोथ लॉ क्या है? अगर दो बॉडीज, अगर कोई दो सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लिया ए और बी दो सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसी थर्ड सिस्टम सी के साथ, तो बोलेंगे हम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में बी के साथ भी है, ए थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ भी है, और ऐसे ही बी ए के साथ और बी सी के साथ भी। इस थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तीनों के तीनों जो सिस्टम है ए बी और सी सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी। है ना? यही स्टेटमेंट है इसकी। इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third system with another system C, then all the systems A, B and C are said to be in thermal equilibrium। यानी टेम्परेचर जो A का होगा वही B का होगा वही C का होगा, टेम्परेचर जो A का होगा वही B का होगा वही C का होगा। क्लियर है कि नहीं है? दो बॉडीज थी, मैंने तुम्हें बताया ना, A और B, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसी थर्ड सिस्टम C के साथ, तो तीनों की तीनों बॉडीज को हम क्या मानेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तीनों की तीनों बॉडीज को हम क्या मानेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और टेम्परेचर जो होगा ए का, बी का और सी का क्या होगा? सेम होगा। ए का, बी का और सी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है कि नहीं है? जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड कभी भी आ गया मींस टेम्परेचर क्या है? सेम, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो क्वेश्चन लिखना है इसका, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है पहले, और इसके आंसर देना है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैंने बोला सपोज 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, heat is supplied to system and it does 50 joule of work, 50 joule of work. What, calculate internal energy change and final internal energy if
its initial internal energy was 500 जूल। निकालो जल्दी से, क्या आंसर है, जल्दी बोलो उसका। इजी। Sir, 250 and 750. सर 250 और 750। 250 क्या है, डेल्टा ई, Yes, sir. और दूसरा क्या है, 700। 750। 750 देखेंगे आंसर एक बार। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये। पहले तो ये ओरली सुन लेंगे एक बार। 200 जूल मैंने सिस्टम को हीट दी, 200 जूल हीट दी, 200 में से उसने 50 का काम कर दिया। सर एंड इट डज 150 50 जूल ऑफ वर्क है ना। हाँ, इट डज 50 जूल ऑफ वर्क। 200 मैंने हीट दी, 50 का उसने काम कर दिया, यानी बची उसकी कितनी, 150 बची। तो इसका मतलब डेल्टा ई की वैल्यू 150 होगी। एनर्जी चेंज कितना हुआ, 150 का ही तो हुआ। और अब डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1। उसके पहले से एनर्जी कितनी थी उसके पास, 500 थी। 500 थी, 150 और बढ़ गई, 650 आंसर आएगा। E2 माइनस E1 कितना आएगा, 150। सर और डेल्टा E1 की ई वैल्यू है, 250 नहीं होगा? क्यों, देखो उधर मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ अभी। 500 150, तो E2 जो है वो आएगा 650। एक बार देखो, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये 200 जूल हीट सप्लाई हुई है। ध्यान देंगे, Q1 की वैल्यू होगी, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 200। हीट सप्लाई की है ना सिस्टम को, तो प्लस 200 जूल। उसके बाद उसने काम किया 50 जूल का, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस 50, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस 50। और उसकी इनिशियल Okay, sir. इंटरनल एनर्जी थी E1, वो कितनी थी, 500। तो बोला डेल्टा ई क्या है, और डेल्टा ई क्या है, और दूसरा क्या पूछा है, E2 क्या है। तो डेल्टा ई जुड़ क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू, फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ का। डेल्टा ई जुड़ Q प्लस डब्ल्यू, Q कितना आया 200, W कितना है -50, तो आंसर कितना आ गया 150। नहीं समझ आया। और डेल्टा ई को E2 माइनस आगे E1 लिख sir. देना। डेल्टा, ये ओरल क्वेश्चन था, डायरेक्ट होना चाहिए था। अर्जुन गलत क्यों बोला आंसर, ये ओरल क्वेश्चन है तो सबसे होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको कि नहीं। 200 जूल सिस्टम को हीट दी थी, 200 जूल सिस्टम को हीट दी थी, उसमें से 50 का उसने काम कर दिया, उसने 50 का उसने काम कर दिया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, 150 का। 200 दी थी, 50 का काम हो गया, तो 150 ही तो उसको मिली एक्स्ट्रा, और 150 एक्स्ट्रा मिल गई, 500 पहले से थी। तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल कितनी हो जाएगी अब 650. 650। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा ई और डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा ई या डेल्टा यू निकालना है। इफ नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, इफ पॉजिटिव। नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सर ग्रेटर देन 0। देखो डेल्टा ई जो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा ई क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू। नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो क्यू क्या हो गया 0। वर्क इज ऑन डन ऑन द सिस्टम, तो ये प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई क्या आ गया प्लस डब्ल्यू। समझ आया कि नहीं, डेल्टा ई क्या आ जाएगा आंसर, प्लस डब्ल्यू। और हीट सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी वॉल्स कैसी होंगी, सिस्टम की वॉल्स कैसी होंगी, Adiabatic. इंसुलेटेड। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक वॉल्स है ना। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, जल्दी से आंसर देंगे इसका भी, ये भी इजी क्वेश्चन है, अगला भी जो दूंगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 mole of ideal gas, when 1 mole of ideal gas in 10 liter bulb, in 10 liter bulb is allowed to enter at 1 atmosphere, is allowed to enter, enters 100 liter bulb, 100 liter evacuated bulb। क्या होगा वर्क डन बोलो,
क्या होगा बोलो? सर 1 मिनट। देखो आंसर इसका होगा वर्डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में काफी बार आया हुआ है। किसी को बोला आंसर? सर 1 मिनट दे दो। सर -90 लीटर एटमॉस्फेयर। नहीं नहीं, तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो इसमें। तो देखो इसमें वर्डन आएगा 0। ये मैंने तुम्हें बताया ना, इसको ध्यान से दो। देखो 10 लीटर का बल्ब था, 10 लीटर का बल्ब था। अब इसको हमने एक 100 लीटर के बल्ब में रख दिया, 100 लीटर के बल्ब में रख दिया। लेकिन उसमें क्या है? वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है तो यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा क्या? कोई और गैस नहीं है ना इसका, मतलब एयर वगैरह कुछ नहीं है उधर। नहीं समझाई बात? आ गई सर। यस सर। पी एक्सटर्नल ही 0 है। जब पी एक्सटर्नल ही 0 है तो डब्ल्यू तो 0 हो जाएगा ना। ये समझ आया कि नहीं? ये ध्यान रखना इस चीज का। आगे समझ। अगर मैंने वर्ड लिख दिया फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन कब होगा? जब ये बाहर की गैसेस, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, गैस फ्रीली एक्सपेंड करेगी ना, उसके पी एक्सटर्नल क्या होगा? 0 होगा। और पी एक्सटर्नल 0 तो वर्ड 0। नहीं समझ आएगा? जो गैस एक्सपैंड करती है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एक्सपैंड करती है ना। जो गैस एक्सपैंड करती है कैसे एक्सपैंड करती है? अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। जब एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वर्क डन 0 होगा। समझ नहीं आया? आगे सर। सही ना? तो ये ध्यान रखना इस चीज का, इस चीज का ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और कल तुम्हारी, मैंने बताया ना, कल तुम्हारी ऑफलाइन क्लास होगी। कल ऑफलाइन क्लास होगी और इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसको अटेंड करना जरूर। और टेस्ट तुम्हें बता रखा है, जितने चैप्टर्स हो चुके हैं सबका टेस्ट, एक और टेस्ट, एक टेस्ट पहले ले चुका हूं मैं, एक टेस्ट और है कल। तो उस टेस्ट को ढंग से देना है। फॉर्मुलेज वगैरह सारे लिख के लाने हैं, फॉर्मुलेज मिस नहीं करना बिल्कुल भी। और ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 5 लेक्चर हो चुके हैं, 5 के 5 लेक्चर याद करके आने हैं। न्यूमेरिकल्स होने हैं, अभी थ्योरी होनी है, काफी डिटेल है इसकी। जो फॉर्मुले 2 नए बताए हैं उसको लिख लेना जरूर। डेल्टा एच इज टू एनसीपीडीटी और डेल्टा इज टू एनसीवीडीटी, दोनों लिख लेना। अभी उनकी डेरिवेशन वगैरह सब होगी आगे जाकर। सर कल पहले ऑर्गेनिक होगा या फिर यही होगा थर्मोडायनेमिक्स? मैं कल ही बताऊंगा। तुम लोग अपना होमवर्क करके आना।